है गाइस, इस वीडियो पे हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं फॉर बीएससी फिफ्थ सेम फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स आप यहाँ पर देख रहे हो सब आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे और इंपॉर्टेंट है। अब आपके न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली रिपीट नहीं होंगे, आपके नंबर्स चेंज यहाँ पर करके आ सकते हैं, आपके फॉर्मुलेस यहाँ पर सेम यूज़ हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आपके प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स उठ के नहीं आते। ठीक है, क्वेश्चन सेम हो सकते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स आपके चेंज होकर आते, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपके फॉर्मुले सेम लग सकते हैं, कॉन्सेप्ट जो अप्रोच है वो आपकी सेम हो सकती है, लेकिन सेम टू सेम न्यूमेरिकल आपका रिपीट यहाँ पर बहुत हार्डली आप देखोगे कि आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल्स रिपीट हो रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपसे एफिशिएंसी ऑफ द इंजन से पूछा गया है। बोला कि कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द टू इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस, अनदर इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 100 केल्विन एंड 0 केल्विन। ठीक है, अब जो आपका एफिशिएंसी ऑफ द इंजन का फॉर्मूला होता है वो होता है क्या है, ई इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन Q2, जहाँ पर Q2 आपका हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स है। W किसके इक्वल लिखते हो, W होता है आपका Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2, और इसको आप लिख सकते हो T2 माइनस T1 अपॉन T2। ठीक है, तो ये आपका एफिशिएंसी ऑफ द इंजन का फॉर्मूला है। आपसे हीट भी दिया हो सकता है आपको जूल पे, आपको टेम्परेचर भी दिया हो सकता है। अभी आपको यहाँ पर टेम्परेचर दे रखा है, तो एक तो आपसे बात कहे कि 100 डिग्री सेल्सियस है, और अब दूसरा क्या आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरा क्या बोला आपके पास 100 केल्विन है और 0 केल्विन है। ठीक है, तो देखो कभी भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन सेल्सियस में दिया होगा, मतलब उसमें टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया होगा, तो हमेशा आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आपका ऑलरेडी केल्विन पे दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक हो जाएगा 273 केल्विन और एक हो जाएगा 373 केल्विन और एक होगा 273 केल्विन, और ये तो आपका ऑलरेडी केल्विन पे है ही। ठीक है, तो क्या होगा ई इक्वल्स टू, अब जो आपका ज़्यादा टेम्परेचर है वो आपका T2 नीचे आएगा डिनोमिनेटर पे, वो आपका T2 होगा, क्योंकि ये जो आपका T2 होता है ये है आपका हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स। तो जो आपका सोर्स होता है, आपका हॉट बॉडी होता है, उसमें टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो 373 है वो आपका नीचे आएगा, और यहाँ पर 373 माइनस 273 ऐसा आप यहाँ पर करोगे। ठीक है, फिर ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 100 अपॉन 373, तो ये आपके यहाँ पर अराउंड 0.2 के आसपास यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी आने वाली है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है आपका, यहाँ पर आपको 100 केल्विन दिया और 0 केल्विन दिया है, तो इसमें आपका टेम्परेचर ज़्यादा 100 वाला क्या है, तो आपका 100 नीचे आएगा, और यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 100 माइनस 0, तो इसकी एफिशिएंसी आपकी 1 की इक्वल हो जाएगी, लेकिन 1 की आपकी किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी होती ही नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, एन इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 150 डिग्री सेल्सियस एंड 250 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस टेक्स 500 जूल हीट फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर रिजर्वियर, एज्यूमिंग दैट देर आर नो फ्रिक्शनलेस लॉसेस, कैलकुलेट द वर्क दैट कैन बी डन बाय द इंजन। ठीक है, तो सेम हमें यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ इंजन का फॉर्मूला यूज़ करके इसको हमें करना है। इस बार आपको हीट भी यहाँ पर दे रखा है 500 जूल, तो आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन Q2 इक्वल्स टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 150 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर है, तो आपका जो T2 होगा वो आपका 273 प्लस 150 हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 423 केल्विन, और जो आपका स्मॉल टेम्परेचर T1 ये आपका 225 प्लस 273 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 298 केल्विन। ठीक है, तो क्या होगा देखो, आपके पास वर्क डन आपको निकालना है, कैलकुलेट द वर्क दैट कैन बी डन बाय द इंजन, तो W अपॉन और Q2 के आपके पास हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स वो है आपका 500 जूल, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर T2 माइनस T1 423 माइनस 298 अपॉन क्या है T2 ये 423। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर यहाँ पर बनेगा वर्क डन वो आएगा आपका अराउंड 147.25 जूल। तो इसको आप देख लेना, ये आपका पहले कर रखा है, तो इतना आपका इसके इक्वल आता है 147.25 के आसपास। ठीक है, तो सिंपल है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला यूज़ करना है एफिशिएंसी ऑफ इंजन का। अब आपको यहाँ पर हीट भी दिया हो सकता है, टेम्परेचर भी आपको गिवन दिया हो सकता है, तो कुछ भी आपको दिया हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला आपका सेम यहाँ पर रहने वाला है। तीसरे क्वेश्चन पे चलो। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला था, बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका सॉल्यूशन से पूछा गया है राउल्ट्स लॉ से, फॉर अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बोला द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर एट अ प्रेशर ऑफ 50 atm इज 265 डिग्री सेल्सियस, कंपेयर द थियोरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ अ स्टीम इंजन। नहीं, अच्छा ये आपका वही है, एफिशिएंसी ऑफ इंजन से ये आपको यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का एट अ प्रेशर ऑफ 50 atm आपको दिया है 265 डिग्री सेल्सियस। हमें यहाँ पर थियोरेटिकल एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है स्टीम इंजन की, जो आपको ऑपरेट कर रहा है बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 atm और 50 atm के बीच में, एज्यूमिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक टू बी 35 डिग्री सेल्सियस इन ईच केस। तो बोला क्या है कि आपके इन दोनों प्रेशर के बीच में वो ऑपरेट कर रहा है आपका इंजन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर एट 1 atm,
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें क्या आपके पास आपको जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया है 50 ATM में वो आपका 265 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। लेकिन 1 ATM में कितना होगा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमें पता है। तो हम बोलेंगे कि T2 जो हमारे पास होगा, जो आपका हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स है, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस, या हम कह सकते हैं उसको 373 केल्विन, ठीक है। और जो आपका T1 होगा ये आपका टेम्परेचर होगा सिंक का, तो वो कितना है सिंक का टेम्परेचर, वो आपका दोनों पे सेम है 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये 35 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम लिख सकते हैं 308 केल्विन, 273 + 35, ठीक है। तो सेल्सियस में आपको दिया होगा, हमेशा आपको केल्विन पे कन्वर्ट करना है 273 ऐड करके, ठीक है। एफिशिएंसी किसकी इक्वल होता है, T2 - T1 अपॉन T1, मतलब T2, और तो ये हो जाएगा आपका 373 - 208 अपॉन 373, और एफिशिएंसी आपकी आएगी 0.174, ठीक है। तो इसके आसपास ही आएगी, मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखी है तो मैं डायरेक्टली आपको लिख रहा हूँ। आप वहाँ पर जब एग्जाम पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप रफ में कैलकुलेट करके आप कर सकते हो, इतना ही मत छोड़ के आना, पूरा आपको पॉइंट में निकालना है, ठीक है। और दूसरा क्या है फिर आपका, एज्यूमिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक टू बी 35 डिग्री ईच केस, तो एक हमने 1 पे निकाल दिया है और दूसरा हमें 50 ATM पे निकालना है, ठीक है। तो एट 50 ATM देखेंगे तो इस पर भी आपका सेम फॉर्मूला यूज़ होगा। तो इसमें क्या आपके पास यहाँ पर आपको 50 ATM पे तो बॉइलिंग पॉइंट दिया है वाटर का 265 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 265 डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है। तो यहाँ पर T2 क्या होगा 265 डिग्री सेल्सियस, या 265 + 273 करोगे तो वो आपका आएगा 538 केल्विन, ठीक है। और T1 सिंक का यहाँ पर भी सेम है 35 डिग्री सेल्सियस, तो 308 केल्विन होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास E = टू ये हो जाएगा 538 - 308 अपॉन और 538, ठीक है। और ये आएगा अराउंड 0.428 के इक्वल, ठीक है। तो इसमें हमने एक बार 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए देखा, एक फिर हमने यहाँ पर 50 ATM प्रेशर के लिए देखा। तो अलग अलग आपको देखना है, 1 ATM पे जो आपका वाटर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और आपका सिंक का दोनों का सेम है, यहाँ पर भी 35 है और यहाँ पर भी 35 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ये वाला प्रीवियस ईयर भी नहीं आ रखा है, ये मैंने किसी दूसरी बुक से आपको उठा रखा है, ठीक है। 4th क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, ये है आपका सॉल्यूशन वाला, ये राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, जिसमें आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। तो कैलकुलेट करना है हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 3.42 ग्राम ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट सुक्रोज C12H22O11 in 180 ग्राम ऑफ वाटर, given that vapor pressure of the pure water is 17.54 torr। इसमें जो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर्मूला है, जो आपका राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए होता है। फॉर्मूला क्या होता है देखो, P0 - PS अपॉन PS = N2 अपॉन N1 + N2। आपकी जो रिलेटिव लोअरिंग है वेपर प्रेशर का वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ये मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट की, ठीक है। और ये हमने पूरा इसका जो डेरिवेशन वगैरह वो सब हमने वीडियोस पे देखा हुआ है, सॉल्यूशंस और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ में, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है कि हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस में इन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 3.42 ग्राम ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट सुक्रोज इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले तो जो है हम यहाँ पर N1 और N2 निकाल देते हैं। N1 क्या आपके पास, N1 होगा आपके पास ये जो हम यहाँ पर डिसॉल्व कर रहे हैं, और N2 आपका पास सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। नहीं, N2 आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और N1 आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। तो N1 निकालते पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये सॉल्वेंट। तो ये क्या आपके पास देखो यहाँ पर सॉल्वेंट आपके पास वाटर ही है 180 ग्राम ऑफ वाटर, तो 180 अपॉन वाटर का जो आपका मोलर मास होगा वो 18 होगा, तो ये तो आपका 10 हो गया। और N2 क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है सुक्रोज या शुगर केन, तो इसका जो आपका मोलर मास होता है ये आपका 342 होता है। तो आपका कैलकुलेशन ईजी करने के लिए आपको वैल्यूज़ भी उतना ही दिया है 3.42 और 180, और 342 अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 3 कितना है, अच्छा 342, और ये आपका 3.42, तो ये आएगा आपका यहाँ पर 0.01, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करोगे 0.01 अपॉन 10 + 0.01, और PS कितना है आपके पास, ये तो आपको निकालना है यहाँ पर। और आपके पास P0 कितना है, वेपर प्रेशर आपको वाटर का दिया है कितना, कितना दिया आपको, तो कैलकुलेट वेपर प्रेशर वाटर 20, अच्छा यहाँ पर दिया 17.54 दिया है, 17.54 टॉर दिया है। अब आपका जो 1 टॉर होता है वो आपका 1 mmHg के इक्वल होता है, तो आप टॉर लिखो या mmHg लिखो तो सेम है, ऐसा नहीं कि आप इसको कन्वर्ट करने बैठ गए,
वो 765 mg में, ऐसे नहीं आपको नहीं करना है, ये दोनों आपका सेम 1 टॉर इक्वल्स टू 1 mmHg होता है, ठीक है। तो आपको 17.54 यहाँ पर दिया है और आपको निकालना है क्या, यहाँ पर हमें निकालना है PS निकालना है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो, ये क्या आएगा आपके पास 0.01/10.01। तो PS को आप यहाँ पर साइन कर सकते हो और ये हो जाएगा 17.54 माइनस PS को वहाँ भेजोगे तो PS हो जाएगा आपके पास 1 प्लस ये हो जाएगा 0.01/10.01 और ये हो गया 17.54, ठीक है। तो PS इक्वल्स टू 17.54 1 प्लस 0.01/10.01 आ गया। तो इसको आपको सॉल्व करना है यहाँ पर। ये आपके यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर होने वाला है, या कह सकते हो सॉल्वेंट का आपका वेपर प्रेशर होने वाला है। क्योंकि हमने एक यहाँ पर चीज़ पढ़ी थी जब हम यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे कि जो आपका सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर है और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है आपका सेम है। तो सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट है वो वाटर है, ठीक है, और वाटर का वेपर प्रेशर हमें निकालना है, या हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, क्योंकि दोनों आपके इक्वल होते हैं। अब इसको और आप डीपली कंसेप्ट समझना चाहते हो तो आप मैंने जो रिलेटिव लोअरिंग वाला वेपर प्रेशर का वीडियो बनाया था वहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको PS निकालना है, अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इतना आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। लेकिन इसी फॉर्मूले से आपका ये निकलेगा और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया था राउल्ट्स लॉ के साथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर स्टैंडर्ड एंट्रोपी से, तो इसका भी फॉर्मूला वैसे हमने देखा हुआ है। हमें यहाँ पर कैलकुलेट डेल्टा एस, हमें स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है फॉर द रिएक्शन ऑफ लिक्विड आइसोऑक्टेन with O2 to give the CO2 H2O at 298 Kelvin, give that standard molar entropy, given that standard molar entropy values of CO2 H2O C8 H18 O2 हमें सब यहाँ पर दे रखा है। तो पहले तो रिएक्शन देखो आप, रिएक्शन होगी कैसे। C8 H18 हमारे पास है, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रखा है, O2 के साथ हो रखी है, टू गिव CO2, टू गिव वाटर, और क्या दिया है, बस इतना ही दिया है, ठीक है। पहले तो बैलेंस करो इसको आप, यहाँ पर आपके 8 कार्बन है, यहाँ पर आपका एक ही है तो 8 कर दो, ठीक है, और यहाँ पर 18 है, यहाँ पर आप 9 कर दो, तो क्या हो जाएगी 16 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है, 25 हो गए, और यहाँ पर O2 है तो 25/2 कर दो। बैलेंस करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है यहाँ पर डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एस सबमिशन ऑफ डेल्टा एस फॉर प्रोडक्ट माइनस सबमिशन ऑफ डेल्टा एस फॉर रिएक्टेंट, और आपने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर दिया। नहीं, आपको बैलेंस भी करना है, क्योंकि आपको ये जो आगे से आपके कितने आप यहाँ पर जो कोफिशिएंट लिख रहे हो इन पे, ये आपको पता होनी चाहिए कितना नंबर मोल्स है वो, ठीक है। तो आपका जो डेल्टा एस नॉट होता है उसमें कैलकुलेट कैसे करते हैं। डेल्टा एस नॉट आपके किसके इक्वल होता है, सबमिशन ऑफ एस नॉट एंट्रोपी फॉर द प्रोडक्ट्स माइनस सबमिशन एस नॉट फॉर द रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो जो आपको प्रोडक्ट यहाँ पर दिया हुआ है CO2 का जो आपको एंट्रोपी दिया है स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी, वो दिया है कितना है, CO2 ये है और ये है आपका 213, तो 213.8 इंटू 8 प्लस 9 इंटू वाटर का क्या दिया है, वाटर ये वाला है 188.8 है। और आपको यहाँ पर रिएक्टेंट में क्या दिया है, रिएक्टेंट आपके पास है C8H18 वाला है 188, अच्छा 329.3 और दूसरा क्या आपके पास O2 है, तो आपका यहाँ पर आएगा प्लस 25/2 इंटू 205.2 जूल, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको आप कर लेना सॉल्व, सिंपल आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप डेल्टा एस नॉट आप निकालोगे। आपको मेन चीज़ यहाँ पर क्या देनी है, फॉर्मूला तो आप फिर भी आपको याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है, लेकिन इससे भी पहले आपको रिएक्शन लिख के उसको बैलेंस करना है, क्योंकि जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो बैलेंस जरूर आप करना, जल्दीबाजी में आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के ये मत करना शुरू कर देना। आपको यहाँ पर ये देखने की आपका ये बैलेंस है नहीं है रिएक्शन, ठीक है। तो इसका बस आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, ये भी प्रीवियस ईयर में आ रखा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये बियर लाम्बर्ट लॉ से क्वेश्चन पूछ रखा है, ये भी प्रीवियस ईयर में आ रखा है। और ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका गलत जैसा दिया था शायद, तो मैंने यहाँ पर 32% करके 30% कर दिया थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम है। बियर लाम्बर्ट लॉ आपको पता है क्या होता है, जो एब्जॉर्बेंस है इट इज़ इक्वल्स टू द मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इनटू द कंसंट्रेशन इनटू द लेंथ होता है। कंसंट्रेशन आपको निकालनी है इस क्वेश्चन पे, तो A/E/L कर दो, आपको E भी दिया होगा, ये दिया होगा, और आपको यहाँ पर ये जो लॉग बेस जो हम एब्जॉर्बेंस यहाँ पर निकालेंगे तो उसके लिए जो आपका लॉग बेस की वैल्यू लगेगी है वो भी आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पर जो आपका एब्जॉर्बेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, लॉग बेस 10 1/T के,
और ये हो जाएगा आपके पास log बेस आई नॉट अपॉन आई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके पास, आई क्या है आपके पास, आई जो आपका ट्रांसमिट हो रखा, तो 30% ट्रांसमिट हो रखा, तो आई नॉट को यहाँ पर हम लेंगे log बेस 10, ये ऊपर 100 हो जाएगा और ये आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, ये आ जाएगा, उसको अगर सही करोगे तो log बेस मतलब ये हो गया आपके पास log बेस 10 स्क्वायर माइनस टाइम log बेस 30, ये चीज़ हो गया। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस लॉग बेस 3, और ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस लॉग बेस 3 की वैल्यू आपकी 0.477 होता है, और तो यहाँ से आप निकाल सकते हो आंसर। तो ये आएगा आपके पास 1.523 के इक्वल। तो ये तो एब्जॉर्बेंस आ गया, आपको निकालना है यहाँ पर कंसनट्रेशन। तो एब्जॉर्बेंस आपका 1.523 है, ये दिया है आपको ई, ये मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 4950, लेंथ आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ से आपको कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो सिंपल है, फॉर्मूले आपके यूज़ हो रखे, बस आपको इसमें तो आपके हो जाएंगे, एफिशिएंसी वाला भी हो जाएगा, फोटोकेमिस्ट्री भी आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। बस आपको ध्यान देना है जो आपका सॉल्यूशंस का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ में न्यूमेरिकल और राउल्ट्स लॉ की न्यूमेरिकल है, उनकी और प्रैक्टिस करना। यहाँ पर मैं खाली प्रीवियस ईयर के मैंने उठा रखे, लेकिन रिपीट क्वेश्चन नहीं होंगे, मुझे नहीं लग रहा आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे न्यूमेरिकल्स, लेकिन फॉर्मूले आपके रिपीट हो सकते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिर से। बाकी तो आपकी यूनिट्स की ईजी है, लेकिन आपको यहाँ पर ये सॉल्यूशंस की न्यूमेरिकल्स की थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है। बुक से आप देख सकते हो, या अगर आपके पास क्लास 12th की रेफरेंस बुक है, कोई दूसरी सी कोई भी आपकी बुक है रेफरेंस बुक, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास BSc की कोई रेफरेंस बुक होगी तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो सॉल्यूशंस की न्यूमेरिकल की, अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। तो ये थे कुछ आपके न्यूमेरिकल्स। अगर आपका टाइम बचेगा बाद में तो हम कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस भी यहाँ पर लेंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।